इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी जो है बेसिकली दो मीडियम फ्रीक्वेंसी का क्रॉस होता है। होता क्या है कि ज़्यादातर हमें जब लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हमें डिज़ायर्ड होता है, से फॉर एग्जांपल हमें पेन रिलीफ के लिए या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सुपरफिशियल मोस्ट सुपरफिशियल वो रहती है। तो अगर हमें उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को बढ़ाना हो तो फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी, तो वो लो फ्रीक्वेंसी करंट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी करंट के जो इफेक्ट्स हैं हमें वो चाहिए हो मगर हमें उस डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन उसकी ज़्यादा चाहिए, तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा, और उससे क्रॉस करवाने के नतीजे में जो रेजिडुअल करंट बचेगा तो वो हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट होगा और हमारा डिजायर्ड इफेक्ट वहाँ पर देगा। इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो डिस्कवर किया था निमिक ने अर्ली 1950s में। तो वो चाहता ये था कि जो प्रॉब्लम है डिस्कम्फर्ट की जो कि काज करती है लो फ्रीक्वेंसी करंट से, उसको मिनिमाइज किया जा सके। फर्दर ये नेग्लेक्ट किया गया 1970s तक, तो उसके बाद जब पेन मैकेनिज्म वगैरह पर काम हुआ तो उसके बाद जो उसकी अहमियत उजागर हुई। होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं। करते क्या है कि जो पहला करंट होता है उसको हम फिक्स रखते हैं, और दूसरा जो करंट होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट उसको स्लाइटली डिफर करते हैं पहले से, ताकि जब वो आपस में क्रॉस हो तो फिर आप वहाँ पे एक आपको लो फ्रीक्वेंसी एक करंट वहाँ पे आपको मिले। पहला मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, फिर उसके साथ आपने दूसरा मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट दिया जो कि रिजल्टेंट आपका तीसरा जो करंट निकलेगा वो इंटरफेरेंशियल करंट जो कि लो फ्रीक्वेंसी करंट होगा वो वहाँ पे मौजूद होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल करना कि आमतौर पे वाइवाज़ वगैरह में या दूसरे सवालात में काफ़ी जगहों पे लोगों को सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाइवा में, वो इसने क्या आया वो इंटरफेरेंशियल करंट जो है या इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है या लो फ्रीक्वेंसी करंट है। तो अक्सर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसमें बताना आपको यही पड़ेगा कि ये बेसिकली है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, मगर इन दी एंड रिजल्टेंट है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट हमको मिलता है। ठीक है, तो हमने पहला फ्रीक्वेंसी जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, से फॉर एग्जांपल हम मोस्टली उसको रखते हैं फिक्स रखते हैं। जो F1 है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट करंट ए, उसको हम फिक्स रखते हैं जो कि 4000 होता है, और जो करंट बी है जो कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है करंट बी का, वो हम तकरीबन थोड़ा वेरी करते हैं, जो कि हम लेकर जा सकते हैं 4150 के आसपास तक, तकरीबन 50 से लेकर 150 के दरमियान तक हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो फिर हमें बाद में बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि तकरीबन 150 या से थोड़ी कम होगी। ये जैसे उन्होंने बताया, जैसे फ्रीक्वेंसी 1 है, ये आपको देखो नजर आ रहा होगा पूरा, ठीक है, कांस्टेंट, जिसमें हमने 4000 की हमने बात की थी। जब फ्रीक्वेंसी 2 है उसकी इंटेंसिटी हम फ्रीक्वेंसी 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, तो हल्की सी यहाँ पर थोड़ी वेरी करेगी, थोड़ा ज़्यादा करेगी, टाइम ड्यूरेशन सेम होगा। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जो लो फ्रिक्वेंसी करंट अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो उसको स्किन की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा मिलती है कि हमें वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट डीपली हमें नहीं मिल पाता। तो हम लोग करते क्या है कि मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स वहाँ से गुजारते हैं ताकि हमें जो स्किन की रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो मिले और कंफर्टेबल भी हो, ताकि वो आराम से वहाँ से क्रॉस कर जाए और हमें वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी करंट इफेक्ट थे। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि F1 जो है तकरीबन हम लोग यूजुअली फिक्स रखते हैं, मशीन के अंदर फिक्स होता है वो, जो कि आमतौर पे 4000 हर्ट्ज होता है। कुछ केसेस में उसको 2000 6000 से ले जा सकते हैं, मगर मोस्टली आपको जो मिलता है वो 4000 ही मिलता है। जबकि F2 जो कि सेकेंड इंटरफेरेंशियल करंट था, इसको हमने कहा था उसको हम वेरी करते हैं, 4000 से अब हम लेकर जाते हैं, तो वो आप कह सकते हो 4001 से लेकर 4050 के आसपास से लेकर जा सकते हो। तो जनरली जो हम लोग डिफरेंस लेते हैं मेनली हम लेते हैं 100 का, और अप टू 150 तक भी वो जा सकता है। ट्रेडिशनल हमारे पास जो आमतौर पर मेथड होता है इंटरफेरेंशियल अप्लाई करने का, हम 4 पेड्स में यूज़ करते हैं, जो कि तकरीबन 2 चैनल से सप्लाई करते हैं, यानी कि एक चैनल के अंदर 2 पेड़ होते हैं, फिर दूसरे चैनल के अंदर भी 2 पेड़, यानी कि पेड़ टोटल 4 हो जाएंगे और चैनल्स उसके 2 हो जाएंगे। इसी तरह से एक चैनल जो होगा उसका F1 होगा और दूसरा चैनल जो होगा वो F2 होगा, और इन सारे चैनल्स के दरमियान में जो भी एरिया होगा वो जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट जहाँ पे हमें चाहिए होगा वो एरिया को जिसको हम ट्रीटमेंट करना है। इस तरह से कुछ ये बनता है। F1 की बात की थी, यहाँ पे मौजूद है F1 जिसका हमने 4000 फिक्स कर दिया था। ये देखें इसके अंदर कमी लेकर आए F2 के अंदर के। अब इसके अंदर जो आप कमी लेकर आओगे, जैसे हमने वैसे बात की थी कि F1 को फिक्स कर देते हैं 4000, और F2 यानी कि बी जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको हम वेरी करते हैं, जो कि तकरीबन हमें 4100 या 4050 तक भी जाता है। F2 की हमने बात की थी कि हम उसको वेरी करते हैं मोस्टली, तो फिर इसमें 1900 तक किया हुआ है। इसमें भी अगर इसको आप माइनस करोगे तो उसमें आपको 100 मिलेगा
या रिजल्टेंट जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है। बाकी आप इससे बढ़ा भी सकते हो, V को 4100 भी कर सकते हो, तो रिजल्टेंट आपको तब भी 100 हर्ट्ज मिलेगा। इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स के 3 टाइप्स के आपके पास होते हैं, सिंपल प्लेट्स के होते हैं, वैक्यूम होते हैं, कंबाइन होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास यूज होते हैं वो प्लेट्स वगैरह भी यूज होते हैं। ये देखें इस तरह के होते हैं, ये रबर मेटल के इसके ऊपर रबर चढ़ाई जाती है। और ये कुछ वैक्यूम के हैं, ये इस तरह के होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह का वैक्यूम है, इसके अंदर मेटल मौजूद होता है, थोड़ा हमें इसको ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। इसको हमें लगाने के लिए कोई ऐसी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, चिपकाने के लिए डायरेक्टली लग जाता है। इस तरह के होते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ऊपर कंडक्टिंग रबर होती है जो कि कंफर्टेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है काफ़ी, ताकि डायरेक्टली वो हिट ना करे पेशेंट को। आमतौर पे मुख्तलिफ साइज़ की प्लेट्स भी आती हैं, मगर जो लार्जर प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ट्रीटमेंट के अंदर, और उनका कुछ डीपर इफेक्ट भी होता है। और जो रिड्यूस डायमेंशन की होती हैं, छोटे डायमेंशन की, वो हम कोशिश करते हैं कि जो लोकलाइज इफेक्ट का भी पिन पॉइंट हमें चाहिए हो वहाँ पे, तो वो हम उसको वहाँ पे यूज़ करें, मगर लार्जर प्लेट के मुकाबले में तो ये मोर सुपरफिशियल हो जाती हैं ये, ठीक है। अच्छा, प्लेट इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमें पेशेंट से अगर हमें अटैच करना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऐसी चीज़ की, लाइक स्टेप्स वगैरह होते हैं या कोई और ऐसी चीज़ बांधने की। आमतौर पे अगर हमारे पास स्टेप्स अवेलेबल नहीं होते हैं क्लिनिक्स में, तो पेपर टेप्स वगैरह या ऐसी और चीज़ें हम लगा देते हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी इन कॉन्टेक्ट रहे पेशेंट के साथ थ्रू आउट। ये स्टेप्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाए गए हैं, अंदर मेटल प्लेट है, ऊपर इनका रबर का कवर है, और स्टेप्स के थ्रू उनको एक जगह पे फिक्स कर दिया गया है। और उसके दरमियान का जो भी एरिया होगा वो हमारा ट्रीटमेंट एरिया होगा डिजायर्ड, जहाँ पे हमें इफेक्ट चाहिए होगा। अब जो ये वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर एक कप दे देते हैं, रबर का सक्शन कप, जो प्रोड्यूस कर सकता है वहाँ पे एक वैक्यूम। इसमें एक फ़ायदा हमें सिर्फ ये होता है कि हमें कोई ऐसी बैंडेजिंग वगैरह की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपने डायरेक्टली उसको लगाया, वैक्यूम किया और उसको फिट कर दिया। इसके दरमियान में जो थोड़ा सा जब वहाँ पे स्पेस आ जाता है, तो हमें वहाँ पे वेट स्पंजेस वगैरह जो होते हैं वो हमें वहाँ पे प्लेस करना पड़ जाते हैं। फर्दर मोर उसके जो ये जो एजेस हैं इनको भी हमें मॉइस्ट करना पड़ता है ताकि वो एडियर अच्छे से हों। अच्छा, सक्शन जो है ये करते हैं कांस्टेंट, काफ़ी देर तक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर अगर कांस्टेंटली आपने प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देते हो तो ये अनकंफर्टेबल काफ़ी पेशेंट के लिए हो सकता है और वहाँ ब्रूजिंग भी करवा सकता है। आमतौर पे जो फ्लैट और स्मूथ सरफेसेस होती हैं, जैसे कि बेक की है स्मूथ सरफेसेस पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। मगर जो ऐसे एरियाज जो कि हेयरी हैं, तो वहाँ पे ये एयर टाइट यूज नहीं हो पाएगा हेयर्स की वजह से, तो वहाँ पर इसको हम इंडिकेट नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है इसकी, के दरमियान में एक स्पंज वगैरह पे अंदर पुट कर देते हैं, और ये देखिए क्रॉस में दिया हुआ है, ये रेड क्रॉस हो रहा है, ब्लैक क्रॉस हो रहा है, और दरमियान में जो बेक का एरिया है वो हमारा डिजायर्ड ट्रीटमेंट एरिया है। और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हम जो भी यूज़ करेंगे, आया वो वैक्यूम का हो या सिंपल प्लेट्स का हो, कंबाइन का हो, वो सब इंसुलेटेड होते हैं, वेल इंसुलेटेड होते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के भी होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें सुपरफिशियल थोड़ा सा चाहिए होता है तो हमें स्मॉल साइज़ और लार्जर साइज़ जो है वो इरिटेट भी नहीं करता है स्किन को, और थोड़ा सा डीप इफेक्ट भी होता है इसमें। इलेक्ट्रोड की जो प्लेसमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा कि पेनफुल एरिया कौन सा है, या किसी स्पाइनल नर्व रूट टारगेट करते हुए आगे तक जो हमें रिजल्ट लेकर आना चाह रहे हैं, या कोई पेरिफेरल नर्व है वहाँ पर हम लेकर जा सकते हैं इसको। कोई स्पेसिफिक जो मेनली बाइट्स में या ट्रेपेजियस वगैरह में जो ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट के लिए इफेक्टिव है। अच्छा, इसमें हमें ख्याल ये करना पड़ेगा, वैक्यूम इलेक्ट्रोड मौजूद है उसमें ऐसा ना हो कि आप इसको लगा तो दो, फिर वापस जब निकालना हो तो उसको पकड़ के आपने फ़ौरन खींच के निकालने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको यहाँ पे वैक्यूम किया हुआ होता है ऑलरेडी पेशेंट के ऊपर। अगर आपने उसे खींच कर निकालने की कोशिश की तो ये वहाँ पे ब्रूजिंग काज कर सकता है और काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल होगा पेशेंट के लिए, तो उस चीज़ का आपको वहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट का जो मेथड्स हैं वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी हम जो प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 100 के आसपास की होती है, तो स्ट्रॉन्ग होती है और कंफर्टेबल होती है ब्रेकिंग, और विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन मेनली होती है ये। और IFC मेनली हम तकरीबन 10 से 15 मिनट का सेशन उसका अप्लाई कर सकते हैं, और ख्याल हमें करना पड़ेगा कि रीजन के ऊपर हम तकरीबन 20 मिनट से ऊपर ना जाएं तो बेहतर है। मैक्सिमम 20 मिनट तक आप जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। और अगर आपने मोर देन वन रीजन सेलेक्ट करना है, किसी को अगर बैक पेन भी है और फॉर एग्जाम्पल कोई और एरिया भी है, तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के ऊपर ना जाओ। मेनली होता है क्या है कि एक एरिया के ऊपर 10 से 15 मिनट का सेशन इनफ होता है। मोस्ट केसेस में आपको जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन एवरी डे दे सकते हो, और 3 टाइम्स अ वीक हम लेकर जा सकते। ज़्यादातर केसेस में जब हम इंटरफेरेंशियल देते हैं तो
3 टाइम्स अ वीक काफ़ी होता है और 12 सेशंस भी हम कंसेक्यूटिवली भी लेके जा सकते हैं इसको। कि पेन रिलीफ के लिए काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, स्पाज़म को रिड्यूस करता है ये। अगर रिलीफ ऑफ पेन के लिए चाहिए तो हमें इसकी जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है, जिसमें पहले बात की थी F1 F2 की, कि वहाँ पर डिफरेंस रखते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी का, तो वो तकरीबन आपको 80 से लेके 100 हर्ट्ज तक होने चाहिए। तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पे इसके बेस पे एक एनाल्जेसिक इफेक्ट विद समवॉट वेज़ोडायलेटर इफेक्ट भी मिलेगा। तो इसके अंदर जो है ख्याल हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन होते हैं उसमें हमारे पास इफेक्टिव नहीं है एक्यूट स्टेजेस में, मगर मेनली ये जो क्रॉनिक पेन होते हैं विदाउट स्वेलिंग या विद स्वेलिंग इवन, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, स्वेलिंग और एडिमा की कैसे आप रिडक्शन कर सकते हो? जो एक्सोडेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर इंजरी या स्वेलिंग वगैरह होती है, एक्सोडेट फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो फर्दर लीड करते हैं पेशेंट्स में, और जो कि फर्दर आगे जाके फिर वो इम्पेयरमेंट में और लॉस ऑफ फंक्शन की तरफ उनको लेकर जाते हैं। तो अगर आप जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो तकरीबन वहाँ पे 1 से लेकर 30 के दरमियान में रखोगे, तो जो परमेबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो वहाँ पे बढ़ जाती है, और तो उसकी बेस पे वहाँ पे फिर आपका जो वेनस या लिम्फेटिक फ्लो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टेंट फिर आपको वहाँ पे रिडक्शन मिलती है स्वेलिंग की और एडिमा वगैरह की। तो स्वेलिंग और एडिमा का आपको डिक्रीज करना हो तो फिर आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से लेकर 30 हर्ट्ज तक रखना होगी। थेरेप्यूटिक जो इसके इंडिकेशंस हैं, मेनली आप लो बैक पेन जो होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स इंजरीज मुख्तलिफ तरह की, एट्रोफी की प्रिवेंशन के लिए, लाइक अगर मसल हैं वो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेन या किसी तरह के स्प्रेन के लिए, स्पेसिफिक केसेस में हेडेक और माइग्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अर्थराइटिस की कंडीशन होती है उसमें आप पेन रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हो। टेंडिनाइटिस, फिब्रोमाइल्जिया जो कि पेनफुल कंडीशन है और बॉडी में मुख्तलिफ पॉइंट पे पेन होता है बंदे को, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। साथ साथ जैसे पहले बात की थी कि एडिमा अगर कहीं हो जाता है तो उसकी रिडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ख्याल हमें ये करना पड़ेगा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं या इवन नॉन मैलिग्नेंट भी हों, वहाँ पे आपने ख्याल करना पड़ेगा कि डायरेक्टली आपने उन एरियाज में नहीं अप्लाई करना। ट्यूमर की वजह से कोई रेफर्ड पेन कहीं पर महसूस हो रहा हो तो वहाँ पे आप उसको ट्रीट कर सकते हो ओकेशनल केसेस में। ठीक है, किसी तरह की कोई आर्टियल डिजीज़ हो तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि उसको अप्लाई ना करो। होती हैं उसमें हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ एम्बुलेंस वगैरह होते हैं, वो वहाँ प्रोड्यूस कर सकती है और वहाँ पे मूव करेगी, तो इन दी एंड फिर जाके वो हेमरेज काज कर सकता है। एक डिजीज़ होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो उसमें हमने कोशिश करनी है कि इसमें अप्लाई नहीं करें। ठीक है, आर्टिफिशियल पेसमेकर में आपने अप्लाई नहीं करना है, और इवन किसी भी तरह का कोई भी करंट होगा वो भी आप अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ ये इंटरफेरेंशियल तक महदूद नहीं है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे प्रेग्नेंट कोई यूट्रस होगा उसमें अप्लाई नहीं करना है। किसी तरह की कोई भी हेमरेज होगा तो वहाँ पे वो ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है, स्टिमुलेशन इफेक्ट जो होगा, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। साथ साथ जो लार्ज ओपन वुंड्स होंगे उनमें अप्लाई नहीं करना है आपने। और स्किन की कोई ऐसी कोई डिजीज़ होती है जिस एरिया में जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप उसको इंटरफेरेंशियल करंट में अप्लाई नहीं करोगे।